हेलो स्टूडेंट, आई एम टू डिस्कस अबाउट रूमेटिक फीवर। आज हम रूमेटिक फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि रूमेटिक फीवर क्या है, क्या इसके डायग्नोसिस है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। ये बच्चों में होने वाली एक बहुत ही डेंजर डिजीज़ है। सबसे पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या है। एक्यूट रूमेटिक फीवर इज ए सिस्टमेटिक डिजीज़। ये कैसी डिजीज़ है? सबसे पहले तो सिस्टमेटिक डिजीज़ है ना, चाइल्डहुड के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। इस इन्फेक्शन की वजह से ये इन्फ्लामेटरी डिजीज है और इन्फ्लामेशन होता है। कहाँ कहाँ पे होता है? मेनली हार्ट के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, जॉइंट के अंदर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनली अपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है ना, अपर न्यूरॉन्स के अंदर। अगर दूसरे वर्ड में देखा जाए कि ऐसे टिश्यू जहाँ पर सब क्यूटेनियस टिश्यू है, जहाँ पर कौन से टिश्यूज है? सब क्यूटेनियस टिश्यूज है, तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी एटियोलॉजी क्या है, इसकी एटियोलॉजी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है उसकी वजह से ही ये होता है और जेनेटिक कंडीशन में भी कई बार ये देखा जाता है, रूमेटिक फीवर। एपिडेमियोलॉजी है। एज की हम बात करें तो 5 से 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं मोस्टली सस्पेक्टेड होते हैं, इनको रूमेटिक फीवर हो सकता है। सबसे कम 3 साल के बच्चों में, 3 से कम के बच्चों में। गर्ल्स के अंदर ज़्यादा होता है बजाय बॉय के। उसका रीज़न ये है कि गर्ल्स के अंदर जो टिश्यूज़ है उसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है बजाय बॉयज़ के सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ की। फैट की मात्रा गर्ल्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती है बजाय बॉयज़ की। इन्वायरमेंटल फैक्टर, ओवर क्राउडिंग वाला इन्वायरमेंट है, पुअर सेंसेशन वाला है, गरीबी है, पॉवर्टी है, वहाँ पर ये बैक्टीरिया पनप सकता है। हीमोलाइटिक ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। इंसिडेंस की बात करें तो जैसे मेनली विंटर में, अर्ली स्प्रिंग होता है, ये बहुत जल्दी से स्प्रिंग होता है। पैथोजेनोसिस हम बता चुके हैं कि ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक इसका कॉजेज है या इसकी इटियोलॉजी है। इसका जो ये डिलाइड होता है, इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से क्या होता है? डिलाइड होता है इन्फेक्शन की वजह से। और अगर लेटेंट पीरियड की बात करें तो 1 से 3 वीक के बाद में, 1 से 3 वीक के बाद में इम्यूनोलॉजिकल डैमेज जब होना स्टार्ट हो जाए तो वो कहाँ कहाँ होगा? हार्ट के अंदर, जॉइंट के अंदर, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर, बेसल गैंग्लियन के अंदर। जो बेसल गैंग्लिया हमारे ब्रेन के अंदर, उसके अंदर भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि इस डिजीज़ की वजह से, रूमेटिक फीवर की होने की वजह से हमारे हार्ट के टिश्यूज, हमारे जॉइंटों के टिश्यूज क्या होने लगते हैं? डैमेज होने लगते हैं और बेसल गैंग्लियन के अंदर भी इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये हार्ट के अंदर, जॉइंट के अंदर अगर डैमेज होगा तो क्या होगा, आगे हम देखते हैं। फिब्रिनोइड डीजनरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। जो कनेक्टिव टिश्यूज है उनके अंदर फिब्रिनोइड्स डीजनरेशंस होने लगती है, आइडिमा होने लगता है, इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशंस होने लगती है, प्रोलिफरेशंस होने लगता है ना। और इसके अलावा एस्कॉफ नोडुल्स बनने लगती है। अगर एक वर्ड में हम बोले तो क्या बनने लगते हैं? एस्कॉफ नोडुल्स बनने लगती है। क्या बनने लगती है? एस्कॉफ नोडुल्स बनने लगती है। ये एस्कॉफ नोडुल्स क्या होते हैं, इसका हम एक बार फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे आपको एस्कॉफ नोडुल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? एस्कॉफ नोडुल्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी हमारे हार्ट के, जॉइंट के जो टिश्यूज़ है उनके अंदर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? ये थोड़ा टाइट होगा, ये एक सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर बनने लगेगा, है ना, छोटा सिस्ट जैसा। इसके अंदर कुछ अंदर एंट्री कर सकता है, तो ऐसे नोडुल्स बनने लगते हैं। इसको हम क्या करते हैं? एस्कॉफ नोडुल्स। पेनक्रियाटाइटिस हार्ट के अंदर होने लगेगा। पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है कि जो हार्ट की सारी लेयर है ना, तीनों लेयर है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन से नोडुल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस होने लगेगा, जॉइंट के अंदर भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होने लगेगा, है ना। सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर भी होने लगेगा। और बेसल गैंग्लियन के अंदर
लीजन होने की वजह से यानी घाव बनने की वजह से क्या होने लगा, कोरिया। कोरिया क्या होता है, ये भी एक कंडीशन होती है जब बेसन गैंग्लियन सही से काम नहीं करता है तो कोरिया वाली कंडीशंस आती है जिसमें हमारे हैंड का मूवमेंट थोड़ा अजीब हो जाता है। कुछ इस प्रकार का मूवमेंट बच्चे के हाथ का हो जाएगा, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोरिया बोलते हैं। अगर बच्चे का इस प्रकार का हैंड रहेगा तो क्या बच्चा इससे सही से लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा, राइटिंग डिसऑर्डर आने लगेंगे, कोई चीज़ पकड़ पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा, है ना। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर इसके साथ में एसोसिएटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, हम बात कर लेते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आएंगे रूमेटिक डिजीज़ के अंदर। तो इसके अंदर मेनली 4 क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। सबसे पहला होता है अर्थराइटिस। क्या होगा, अर्थराइटिस। इसके अंदर क्या होता है, फिल्टिंग फ्लीटिंग माइग्रेटर्स जो पॉलीअर्थराइटिस हुआ है ना, जिसके अंदर मेनली मेजर जॉइंट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारे पैर का जॉइंट हो गया है ना, घुटने का, हमारे हाथों के जॉइंट हो गए, इस प्रकार के जॉइंट इसके अंदर मेनली इन्वॉल्व होंगे, जैसे एंकल जॉइंट, इलो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, है ना। और लगभग 80% केस होते हैं जिनके अंदर जॉइंट इसके अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। और जो 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये मोर प्रोमिनेंट होता है कार्डाइटिस, और जो आर्थराइटिस होता है ये कम प्रोमिनेंट होता है बजाय कार्डाइटिस के। यानी छोटे बच्चों में मेनली हार्ट के अंदर ज़्यादा दिक्कत होती है। आर्थराइटिस जो है वो क्रोनिक डिजीज़ के अंदर प्रोग्रेस नहीं करेगा, मेनली रूमेटिक डिजीज़ के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा क्लिनिकल फीचर्स रहेगा वो होगा कार्डाइटिस। पहला क्या था, अर्थराइटिस, सेकंड क्या है, कार्डाइटिस। कार्डाइटिस के अंदर क्या होगा, जैसे पेनक्रेडाइटिस, हम एक वर्ड में बोलेंगे पेनक्रेडाइटिस, यानी क्या कहाँ कहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, इंडोकार्डाइटिस में हो गया, मायोकार्डाइटिस में हो गया और पेरिकार्डाइटिस में हो गया। ये क्या है, ये हार्ट की लेयर है तीनों की तीनों। 40 से 50% केस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं पेनकार्डाइटिस होता है। जो कार्डाइटिस होता है ये रूमेटिक फीवर के अंदर एक तरीके से एक परमानेंट डैमेज होने वाला क्लिनिकल फीचर्स है। यानी अगर हार्ट की लेयर के अंदर कार्डाइटिस हुआ है तो ये वापस से रिकवर नहीं हो पाएगा, ऑर्गन भी इसमें डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बल्बुलाइटिस भी हो सकता है, जो वल्व होते हैं हार्ट के उनके अंदर भी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो सकता है रूमेटिक डिजीज़ के अंदर। और लंबे समय तक अगर चलेगा तो वहाँ पर फिब्रोसिस और कैल्सिफिकेशंस होने लगेगा, कैल्शियम जमने लगेगा, फिब्रॉइड्स बनने लगेंगे जो अभी हम देखे थे पीछे फिगर में। इसके अलावा स्टोनेसिस ऑफ द हार्ट वाल्व, जो हार्ट का वाल्व है वो कैसे होने लगेंगे, स्टोनेसिस उनके अंदर होने लगेगा, यानी वो टाइट होने लगेंगे, कठोर होने लगेंगे और उनके अंदर नैरोइंग आने लगेगी। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेनोसिस हम बोलेंगे। और उसको अगर साइन बोलेगी, कौन सा साइन होगा स्टेनोसिस अगर ऐसा हुआ है तो फिश माउथ बल्ब हम उसको बोल सकते हैं। कैसा बोलेंगे, फिश माउथ बल्ब, यानी सकरे हो रहे हैं, टाइट होने लगे हैं, जो स्ट्रेचेबिलिटी थी उसकी वो कम होने लगी है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो क्लिनिकल फीचर्स कार्डाइटिस के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट रूमेटिक के अंदर फीवर के अंदर हमको देखने को मिलेगा क्लिनिकल फीचर्स जो है कोरिया। कौन सा, कोरिया। कोरिया सेडेनम कोरिया है यहाँ पर, है ना। जो अभी मैं फिगर में देख रही थी बच्चे का हाथ कैसे हो गया था। इसके अलावा 5 से 10% केसों में कोरिया देखने को मिलता है, क्योंकि ये तभी होता है जब बेसल गैंग्लियन के अंदर इंजरी या लीजन हो गया है, ठीक है। मेनली इन गर्ल किसके अंदर देखने को मिलता है, मेनली गर्ल के अंदर 1 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं। और ये अपीयर होता है 6 से 12 जो जब अटैक हुआ है, रूमेटिक फीवर का अटैक हुआ है तो उसके 6 से 12 वीक के बाद में ये अपीयर हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इसमें क्लम्सनेस आने लगेगा। क्या आने लगेगा, क्लम्सनेस आने लगेगा, यानी जो नर्वस सिस्टम पर दिक्कत हुई है तो हमारे हाथों में दिक्कत आने लगती है। इसके अलावा डिटोरिएशन ऑफ द हैंड राइटिंग में दिक्कत आने लगेगी। इमोशनल लिएबिलिटी हो जाएगा बच्चा, है ना, जैसे ग्रिम्सिंग ऑफ फेस, जैसे बच्चे का फेस एक तरीके से एक गुस्सा जैसा या एक जैसा बना रहेगा। और भी कुछ क्लिनिकल साइन आते हैं इसके अंदर, जैसे प्रोनेटर्स साइन होते हैं, प्रोनेटर्स साइन होते हैं, जैक इन द बॉक्स साइन होता है, मिल्किंग साइन ऑफ द एंड, हाथ के अंदर ऐठन आना। इसके अलावा प्रोनेटर साइंस यानी जो कोऑर्डिनेटर है, मूवमेंट है बॉडी का, बेसल गैंग्लियन के अनुसार नहीं होना। इसके अलावा जैक इन द बॉक्स साइन, ये टंगे के अंदर आता है, टंग को हम बाहर निकालेंगे तो मुंह को ऐसे खोलेंगे एक बॉक्स की तरीके से, इसको जैक इन द बॉक्स साइन हम कह सकते हैं। इसके अलावा एरिथमा मार्गिनेटम्स इसका 4th फीचर्स होता है, ठीक है। 4th क्लिनिकल फीचर्स है रूमेटिक फीवर का, एरिथमा मार्गिनेटम्स। इसके अंदर क्या होता है, लगभग 5% केसेज में ही ये देखने को मिलता है। ये यूनिक होता है, ट्रांसेंट होता है ना। और इसका लीजन लुकिंग जो इसको हम इसका जो घाव बनेगा, लीजन बनेगा, वो 1 से 2 इंच साइज का हो सकता है। पेल सेंटर विथ रेड इरेगुलर मार्जिन
हमें कुछ देखने को इसके अंदर मिलेगा, यानी इसका सेंटर पेल पेल हमको देखने को मिलेगा, येलो कलर का हमको देखने को मिलेगा, है ना। और रेड इरेगुलर, यानी इसका कोई मार्जिन नहीं है कि कभी रेड किस साइड से हो सकता है। कौन? इरिथ्मा मार्गिनेटम। ये इरिथ्मा मार्गिनेटम क्या है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मोर ऑन द ट्रंक एंड लिम्ब एंड नॉन इचिंग, यानी इसके अंदर कोई खुजली नहीं चलती है, ट्रंक्स पे होता है, लिम्स पे होता है ना। और बॉर्सनेस विथ एप्लीकेशन ऑफ द हीट, यानी हीट अगर हम इसको देंगे तो ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है या टूट जाता है या फूट जाता है, ये हम इसको बोल सकते हैं। ये एरिथ्मा माइग्रेटम्स क्या होता है, ये छोटे छोटे नोडल्स होते हैं जो हमारी स्किन के ऊपर निकलते हैं, जो हमारी स्किन के ऊपर निकलते हैं, छोटी छोटी गठाने होती है जो हमारी स्किन के ऊपर निकल सकती है। नेक्स्ट होता है सबक्यूटेनियस नूडल्स, यानी सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर छोटे छोटे नूडल्स बन जाते हैं, उनको हम सबक्यूटेनियस नूडल्स बोलेंगे। इनमें कोई दर्द नहीं होता है, छोटे छोटे मटर के दाने के आकार के होते हैं, है ना। और हम इसको उंगली से परपलेट कर सकते हैं। और कहाँ होते हैं? जॉइंट के ऊपर, स्कैपुला के अंदर, है ना, स्केल्फ यानी हमारी जो खोपड़ी है उसके ऊपर। एसोसिएट विद द स्ट्रॉन्ग स्पोर सीरो पॉजिटिविटीज़, ये कब होता है? जब हमारी सीरियम के अंदर एकदम पॉजिटिव हो गए हम कि हाँ हमको रूमेटिक फीवर के एकदम सीवियर कंडीशन में है। इसके अलावा और भी कुछ अदर फीचर्स आते हैं, जैसे फीवर आएगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, एर्थलेजिया, जॉइंटों में पेन होने लगेगा, पेलर येलो कलर यानी पेलर रहने लगेगा व्यक्ति, येलो कलर नहीं पेलर रहने लगेगा। पेलर मतलब एक उदास सा या किसी काम में मन नहीं लगना, ऐसा व्यक्ति रहने लगेगा, बॉडी से लेथर्जी हो जाएगा। एनोरेक्सिया, भूख की कमी हो जाएगी और वजन कम होने लगेगा। जब भूख की कमी होती है, कहीं एनोरेक्सिया होता है तो वहाँ पर लॉस ऑफ वेट आप लिख सकते हो किसी भी कंडीशन में, क्योंकि जब भूख की कमी होती है तो वेट कहीं ना कहीं कम होता है। लेबोरेटरी के अंदर अगर देखा जाए तो ईसीआर इसका जो है इरेथ्रोसाइट सेडिमेशन रेट जो होती है वो हाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आरबीसी टूटने लगेगी उसके अंदर। एनीमिया की कंडीशन आएगी, जब ईएसआर बढ़ेगी तो किसकी कंडीशन आएगी? एनीमिया की आएगी, ल्यूकोसाइटोसिस वाली कंडीशन आने लगेगी, डब्ल्यूबीसी के अंदर भी दिक्कत होने लगेगी। इसके अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो एलिवेटेड हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एएसओ टाइटर ये इसका टेस्ट होता है, तो ये क्या होगा, ये 200 टॉड यूनिट से ज़्यादा आने लगेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें थॉट कल्चर की, तो इसके अंदर स्टेप्टोकोकस बीएच जो होता है वो हमको देखने को मिलेगा। ईसीजी के अंदर पीआर प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल हमको देखने को मिलेगा, सेकंड थर्ड डिग्री ब्लॉकेज भी हमको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एसटी डिप्रेशंस, जो एसटी वेव है वो हमको देखने को क्या मिलेगी? डिप्रेशंस यानी दबी हुई मिलेगी। टी इन्वर्जन टी वेव हमको मोर प्रोमिनेंट मिलेगी, ये हम ईसीजी के अंदर देखेंगे। टी वेव, एसटी सेगमेंटेशन, ये सब समझने के लिए आपको ईसीजी पढ़ना पड़ेगा। टू डी को हम कराते हैं ईसीजी से, थोड़ी डेवलप टेक्निक है टू डी को। इसके अंदर हर्ट के हम देख सकते हैं उसके टिश्यूज़ के अंदर क्या हो रहा है, जैसे एडिमा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बल्ब के अंदर एडिमा है या नहीं है, मेट्रल रिगर्जिटेशन तो नहीं है, मेट्रल बल्ब के अंदर बैक फ्लो तो नहीं हो रहा है ना, एल बी डायलेशन तो नहीं है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कोई डायलेशन तो नहीं है ना। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है हार्ट की, यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के साथ में स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, ये भी हम देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब क्यों अफेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि हार्ट की लेयरें अफेक्ट हो रही है, इसलिए सब अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हम 2D को करा के देख सकते हैं कि कार्डियोग्राफी करके हम देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार्ट के किसी बल्ब के अंदर दिक्कत हो या उसकी लेयर्स डैमेज होने की वजह से उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई हो। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, रूमेटिक फीवर के अंदर जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो कई प्रकार से किया जाता है, ठीक है। कोई सिंगल डायग्नोसिस या कोई स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट इसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके हम जॉन्स क्राइटेरिया लेते हैं। हम जॉन्स ने एक क्राइटेरिया बनाया था जिसको हम लेंगे। इसके अंदर हम जॉन्स क्राइटेरिया के अंदर हम क्या लेंगे, हम कैसे मानेंगे कि देखिए जैसे यहाँ पर कुछ साइन दिए हुए 3 भागों में यहाँ पर डिवाइडेड किया हुआ है, मेजर मैनिफेस्टेशन, माइनर मैनिफेस्टेशन। कौन से मैनिफेस्टेशन? एक तो आपको मेजर देखने को मिलेंगे, एक माइनर आपको देखने को मिलेंगे। मेजर मैनिफेस्टेशन क्या होता है, किसी व्यक्ति को कार्डाइटिस भी है, यानी उसके हार्ट के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है, पॉलीआर्थराइटिस भी है, उसके जॉइंट के अंदर भी है बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन, कोरिया भी है, उसके हाथों में दिक्कत आ रही है, यानी बेसल गैंग्लियन के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो वो आती है। इसके अलावा इरिथमिया माइग्रेनेटम है, यानी उसके स्किन पर क्या निकल रहा है, छोटी छोटी नोडल्स निकल रहे हैं, सबक्यूटेनियस नोडल्स निकल रहे हैं। तो ये 4-5 साइन होते हैं जो मेजर मैनिफेस्टेशन होते हैं रूमेटिक डिजीज़ की। माइनर के अंदर क्या है, माइनर के अंदर क्लिनिकल और लेबोरेटरी 2 प्रकार से, यानी क्लिनिकल में जब हम देखेंगे तो उस पेशेंट को हमको देखने को मिलेगा कि उसको फीवर आ रहा है ना, उसको इसके अलावा जॉइंटों में पेन हो रहा है, ये हमको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने के मिलेंगे माइनर के अंदर। लैब के अंदर देखेंगे तो हमको लैब के अंदर देखने को मिलेगा उसके जो ESR है वो बढ़ी हुई है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो भी बढ़ी हुई है ना, और जो PR इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग आ रहा है। तो ये हमारे कैसे हो गए, माइनर मैनिफेस्टेशंस हो गए।
सपोर्टिंग एविडेंस के लिए हम स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन का जब हम जो टेस्ट करवाते हैं, जिसके अंदर जैसे एंटी स्टेप्टोलाइसिन है, वो हमको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और थर्ड कल्चर के अंदर हमें ग्रुप ए स्टेप्टोकोकस रिसेंट स्कारलेट फीवर हमको देखने को मिलेगा। स्कारलेट फीवर में लगातार बना रहता है फीवर, थोड़ा थोड़ा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। कैसे हम जानेंगे कि हाँ इसको रूमेटिक फीवर हुआ है? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम मान सकते हैं कि अगर जो मेजर क्राइटेरिया ये दो हमको देखने को मिल गए किसी बच्चे के अंदर कि उसको कार्डाइटिस भी है और उसको कोरिया भी है, तो हम मान लेंगे इसको रूमेटिक फीवर है। लेकिन अगर ये दोनों में से हमको एक देखने को मिला, जैसे बच्चे का हमें कार्डाइटिस देखने को मिला, तो एक हमको मेजर मैनिफेस्टेशन चाहिए, तो हमको उसको रूमेटिक फीवर डायग्नोस करने के लिए या घोषित करने के लिए हमको माइनर मैनिफेस्टेशन भी दो साथ में होने चाहिए। जैसे एक कार्डिटाइटिस हो गया, एक हम इधर से ले लेंगे कि हाँ बच्चों को क्या है, कार्डाइटिस है, क्या है बच्चों, कार्डाइटिस है, और एक दो हम इधर से चाहिए, यानी बच्चों को फीवर भी होना चाहिए साथ में, या फिर बच्चे को ESR रेट उसकी बड़ी होनी चाहिए, या उसकी सी रिएक्टिव, यानी दो क्लिनिकल फीचर्स इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, तीनों एक साथ किसी बच्चे में आ रहे तो हम उसको क्या मान लेंगे, रूमेटिक फीवर उस बच्चे को है। और अगर माइनर नहीं आ रहे, मेजर आ रहे हैं, तो मेजर में दो कोई भी इनमें से आ जाएगा तो हम उसको क्या मान लेंगे, बच्चे को रूमेटिक फीवर है। ट्रीटमेंट हम 4 स्टेप में करेंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन करेंगे पहले तो, उसके बाद में इन्फ्लामेटरी जो इन्फ्लामेशन हुआ उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम सपोर्टिव मैनेजमेंट देते हैं ना, कॉम्प्लिकेशन जो हुए उनको मैनेजमेंट देते हैं, और उसके बाद हम सेकेंडरी प्रिवेंशन करेंगे जब रूमेटिक फीवर ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट के अंदर प्राइमरी प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, तो इसके अंदर हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, जैसे बेंजाथिन पेनिसिलिन देते हैं, पेनिसिलिन बी देते हैं, है ना, इरिथ्रोमाइसिन देते हैं अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो, इसके अलावा स्टेरॉइड देते हैं, इथाइल सक्सिनेट देते हैं। इस सब को हम अलग अलग डोजेज में देते हैं, अलग अलग बेड के अकॉर्डिंग देते हैं, किसी को इंट्रामस्कुलर देते हैं, किसी को ओरल देते हैं, है ना, और इसका ड्यूरेशन भी यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो इनको लिख सकते हो। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर भी हम क्या देंगे कि जिससे जो अर्थराइटिस अगर किसी को हुआ है तो उसको हम एस्प्रिन दे देंगे, 75 to 100 mg पर kg पर डे इसको हम दे देंगे, 4 से 6 डिवाइडेड डोज के अंदर हम उसको दे देंगे 6 वीक तक। 4 डिवाइडेड डोज को हम कितने वीक तक, 6 वीक तक उसको दे देंगे, और एस्प्रिन का लेवल ब्लड के अंदर चेक करते रहेंगे। कार्डाइटिस के अंदर अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, बच्चे को हुआ है, तो हम क्या देंगे उसको, प्रीडानिसोल्स देंगे 2.5 mg पर kg पर डे, 2 वीक तक लगभग हम इसको देते हैं। सपोर्टिव मैनेजमेंट में बेड रेस्ट दे देंगे, बच्चों को आराम करवा के रखेंगे जिससे हार्ट पर बहुत ज़्यादा लोड ना आए, ऑक्सीजन की डिमांड ना हो बॉडी के अंदर। इसके अलावा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हुआ है तो उसको हम डिजाटेलिस और डायूरेटिक्स ड्रग्स देके उसको रोकने की कोशिश करेंगे। कोरिया अगर हुआ है तो डाइजापाम और हेलोपेरिडोल देंगे जो बेसल गैंग्लिया पर जाके वर्क करेंगी। रेस्ट देंगे, जॉइंटों को सपोर्ट देंगे स्प्लिंट के द्वारा, यानी जो स्प्लिट होती है जॉइंटों को, यानी जॉइंट जो पैर का वजन है वो जॉइंट पे नहीं आता है जब बच्चा आराम करता है, तो कुछ फुट रेस्ट होते हैं उसको भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर भी हम कुछ मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जिसमें बेंजाथिन, पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन बी है, सल्फेडाजिन है, ये सारी ड्रग्स हम अलग अलग डोज में अलग अलग मोड से हम उसको देते हैं। इसके अलावा किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो उसको हम इरिथ्रोमाइसिन देंगे 250 mg, दिन में 2 बार ओरल देते हैं हम बच्चे को। ये कौन सा प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी अगर डेफिनेशंस ड्यूरेशंस की बात करें कि सेकेंडरी रूमेटिक फीवर प्रोफाइलेक्सिस हम कैसे करेंगे, तो उसके कैटेगरी और ड्यूरेशन के अनुसार हम उसको अलग अलग ट्रीटमेंट में करते हैं। जैसे कार्डाइटिस और हार्ट डिजीज है किसी को, है ना, तो बल्बुलर डिजीज भी साथ में हो गई है, तो लगभग 10 साल तक इसका एपिसोड हो सकता है, 40 साल के बीच में, और इसको लाइफ टाइम प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट हम चलाते रहेंगे। किसी व्यक्ति को फीवर है, कार्डाइटिस है लेकिन हार्ट डिजीज उसको नहीं है, यानी बल्बुलर डिजीज उसको नहीं है, तो हम ऐसे बच्चों को लगभग 10 साल तक क्या करते, जो एडल्ट थोड़ा होता है तब तक के लिए हम उसका ऑब्जर्वेशन में रखते, प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट को हम चला सकते हैं। प्रोग्नोसिस की बात करें तो ये जो एडल्ट होता है, एडल्ट के अंदर अगर रूमेटिक फीवर हुआ तो उनके अंदर जल्दी प्रोग्रेस हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर कार्डाइटिस बहुत कम होता है। लेकिन बच्चों के अंदर ये जल्दी से प्रोग्रेस नहीं होता है, अगर छोटे बच्चों में हुआ है तो क्योंकि उनके अंदर कार्डाइटिस अगर हो गया है तो वो जल्दी से सही नहीं होता है, इसलिए ये इसका प्रोग्रेसिस एडल्ट के अंदर अच्छा होता है, बच्चों के अंदर थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, हम ये कह सकते हैं। तो ये सब हम बात कर रहे थे रूमेटिक फीवर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।